वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में बायोलॉजी की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसे हम कायिक जनन के नाम से भी जानते हैं। तो वीडियो हम शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं कायिक प्रवर्धन। तो सबसे पहली चीज कायिक प्रवर्धन क्या है। एक पादप में पुष्प पादप का जनन अंग या जननांग होता है। पुष्प के द्वारा पादप लैंगिक जनन करते हैं, लेकिन पादप में पुष्प के अतिरिक्त भी जड़, तना, पत्तियां और कलिकाएं होते हैं। तो इन्हें हम फिर पादप के कायिक अंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लैंगिक जनन में कोई योगदान नहीं करते हैं। तो अगर पादप के ये कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्तियां और कलिकाएं अगर एक नए पादप का निर्माण कर दें तो इस प्रक्रिया को या जनन की इस विधि को हम कायिक प्रवर्धन या फिर कायिक जनन कहते हैं। और पादप का वह भाग जो नए पादप का निर्माण कर देता है तो उसे हम कायिक प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहते हैं। ये प्रोपेग्यूल जड़ भी हो सकती है, तना भी हो सकता है, पत्तियां भी हो सकती है और कलिकाएं भी हो सकती है। तो अब हम आगे देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार के होते हैं। तो पादपों में या आवर्तबीजी पादपों में सामान्यतः कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है। एक तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन यानी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन यानी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो अगर कायिक प्रवर्धन की क्रिया यानी सामान्यतः प्राकृतिक रूप से हो रही है तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और अगर कायिक प्रवर्धन की क्रिया है वो मानव द्वारा करवाई जा रही है तो उसे हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहेंगे। तो अब हम दोनों को अलग अलग देखते हैं। जैसे सबसे पहले प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो अगर कायिक प्रवर्धन की क्रिया है वो प्राकृतिक रूप से हो रही है, मानव का वहाँ कोई रोल नहीं है, तो इसे हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहेंगे। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन अपने कायिक प्रवर्ध का अर्थ है पादप का वह कायिक भाग जो कायिक जनन में भाग लेता है। तो कायिक प्रवर्ध के आधार पर प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन चार प्रकार का होता है, यानी तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन और कलिका यानी बड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो सबसे पहले हम देखते हैं तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो पादप में रूपांतरित तने यानी तने का मूल कार्य है पादप को यांत्रिक सहारा देना और जल तथा खनिज लवणों का पत्तियों तक संवहन करना। लेकिन बहुत से तने अपने इस मूल कार्य के अलावा भी अन्य कार्य हेतु रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे प्रकंद। तो प्रकंद का उदाहरण है अदरक, कंद जिसका उदाहरण है आलू, शल्क कंद यानी बल्ब जिसका उदाहरण है लहसुन प्याज, घन कंद जिसका उदाहरण है अरबी, ऊपरी भूस्थारी जिसका उदाहरण यानी दूब, अंत भूस्थारी जिसका उदाहरण है पुदीना और भूस्थारी जिसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। तो प्रकंद, कंद, शल्क कंद, घन कंद, अंत भूस्थारी, भूस्थारी ये सभी रूपांतरित तने हैं। अगर इनमें से कोई भी तना सीधे ही नए पादप का निर्माण कर दे यानी लैंगिक जनन वहाँ नहीं हो, ना युग्मकों का निर्माण हो, ना निषेचन हो, तो इसे हम तने द्वारा कायिक प्रवर्धन कहेंगे। जैसे यहाँ दो डायग्राम है, एक है आलू का और एक है अदरक का। तो आलू में इस प्रकार आंखें नामक संरचनाएं निकलती है। ये जो आंखें नामक संरचनाएं हैं ये जब प्रस्फुटित होती है तो इससे नई कलिका या नए पादप का निर्माण होता है जिसमें प्रांकुर और मूलांकुर बनते हैं। इसी प्रकार हम अदरक में देख सकते हैं। तो अदरक में ये यहाँ पर पर्व और पर्व संधियाँ हैं। तो ये पर्व संधियाँ हैं, जितनी भी हमें लाइनें दिखाई दे रही है तो इन्हीं पर्व संधियों में से कुछ कलिकाएं हैं वो प्रस्फुटित होती है और नए अदरक के पादप का निर्माण करती है और इन्हीं से जड़ों का भी निर्माण होता है। तो ये एक तना है लेकिन ये नए पादप का निर्माण कर रहा है। ये भी एक तना है, तो ये तो है ट्यूबर यानी कंद और ये है राइजोम। तो दोनों तने नए पादप का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो जैसे पादप में तने के रूपांतरण होते हैं वैसे ही पादप में जड़ों के भी रूपांतरण होते हैं।
तो कई प्रकार की, या तो वो काष्ठीय पादप की जड़ हो सकती है, या फिर वो कंदीय जड़, या कोई अपस्थानिक कलिका है जो मात्र पादप से या तो अलग होकर या मात्र पादप से जुड़ी हुई रहकर ही नए पादप का निर्माण कर देती है। जैसे शकरकंद है, डहलिया है, एस्पेरेगस है। इन सभी में पादप की जो जड़ है वो नए पादप का निर्माण कर सकती है। जैसे ये डायग्राम है शकरकंद का, तो ये शकरकंद है, तो शकरकंद एक जड़ है, लेकिन इस जड़ ने ही इस नए शूट को, यानी इस नई जो प्रो है उसका निर्माण कर दिया। तो ये है जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। उसके बाद ऐसे ही हम बात करते हैं पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन की। तो अगर कोई पत्ती है वो अपने मूल पादप से अलग हो जाए और नए पादप का निर्माण कर दे तो उसे हम पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम में पत्तियों के किनारे से, और बिगोनिया, बिगोनिया में पीटियोल या पर्णवरंत से नए पादप का निर्माण हो सकता है। तो जो पत्थर चट्टा है उसमें पत्तियों के जो किनारे हैं वो अंकुरित हो जाते हैं और नए पादप को बना देते हैं। बिगोनिया में पर्णवरंत द्वारा नए पादप का निर्माण हो जाता है, और ये जैसे ही मात्र पादप से अलग होते हैं ये नया पादप बना देते हैं। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यह है ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम में ये जो पत्ती का मार्जिन है, यानी ये जो किनारा है, यहीं से ऊपर की ओर कलिका, नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ का निर्माण हो गया। लेकिन बिगोनिया में यह है इसकी पर्णवरंत। तो इसी पर्णवरंत से एक नई कलिका और अपस्थानिक जड़ों का, यानी एडवेंसियस रूट का निर्माण हो गया। तो यह था जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन और पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब हम देखते हैं कलिकाओं द्वारा कायिक प्रवर्धन। कलिकाएं एक ऐसा पुष्प है जो अभी खिला हुआ नहीं है, तो कलिका पादप का कायिक भाग ही मानी जाएगी। जैसे ही ये खिलती है तो ये नए पादप का निर्माण कर देती है। तो जो कलिकाएं हैं इनमें सामान्यतः हम देखते हैं पुष्प कलिका, जैसे बुलबिल्स। तो कुछ पादपों में जैसे अगेव, अगेव की पुष्प कलिकाएं हैं वो बुलबिल या पत्र कलिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। और जैसे ही ये नए पादप से अलग होती है, फिर से ये नए पादप का यानी पादप से अलग होती है मात्र पादप से, तो ये गिरकर नए पादप का निर्माण कर देती है। तो ये डायग्राम है अगेव का। तो ये जो अगेव है ये उसकी पत्तियां हैं, यहाँ पर ये उसकी एक कलिका है। तो ये जो कलिका है ये आगे जाकर एक नए अगेव के पौधे का निर्माण कर सकती है। तो ये था प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो अगर पादप का जड़, तना, पत्ती या कलिका बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खुद ही या स्वतः ही मूल पादप से अलग होकर एक नए पादप का निर्माण कर देते हैं तो वो थे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अब हम बात करते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, यानी ऐसे कायिक प्रवर्धन जिनमें मानव का कोई रोल नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यदि कायिक प्रवर्धन की क्रिया मानव द्वारा की जाती है तो इसे हम कहेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। यानी नाम से ही पता चल रहा है यहाँ मानव का रोल है, मानव के हस्तक्षेप द्वारा यहाँ कायिक जनन की क्रिया हो रही है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की मुख्यतः 3 विधियां होती है: कर्तन या कटिंग, दाब लगाना या लेयरिंग, कलम रोपण या फिर ग्राफ्टिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्तन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो नाम से ही पता चल रहा है अगर किसी पादप के भाग को यानी तने को या जड़ को काट कर हम जमीन में रोप दें और वहां से एक नया पादप बन जाए तो उसको हम कहेंगे कर्तन। तो अगर हम तने को काट कर जमीन में या गमले में रोपते हैं और नया पादप बनाते हैं तो ये तना या स्तंभ कर्तन होगा। अगर जड़ को हम काट कर जमीन में रोप कर नया पादप उगाते हैं तो इसको हम कहेंगे मूल कर्तन। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्तंभ कर्तन। तो इस विधि में पौधे के स्तंभ भाग को छोटे टुकड़ों में काट कर जमीन में रोप दिया जाता है और कर्तन द्वारा कायिक प्रवर्धन को कई कारक प्रभावित करते हैं। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि हर पादप को हम उसके छोटे टुकड़े को काट कर जमीन में रोप दें और नया पादप पैदा हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले जरूरी चीज़ है जिस प्रवर्ध को हम जमीन में डाल रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है। अगर वो बहुत ज़्यादा छोटा हुआ या बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ तो भी उससे नए पादप का निर्माण नहीं किया जाएगा। उसके बाद में मात्र पादप की आयु कितनी है, रोपण का वातावरण क्या है, यानी अगर हम उसको उठाकर रेगिस्तान में रोप देंगे तो फिर वो नया पादप हमें नहीं देगा। तो कौन कौन से पादपों में तने द्वारा नए पादप का निर्माण किया जा सकता है, तो जैसे गन्ने में, अंगूर में, गुलाब में, बोगनविलिया में।
ये कायिक प्रवर्धन की एक बहुत ही सामान्य विधि है। तो ये था तने को काटकर। ऐसे ही अगर हम पहले हम इसको एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये गमले में एक पौधा लगा हुआ है, हमने इसके तने को ब्लेड द्वारा यहाँ कट कर दिया और इसको गमले में लगा दिया। कुछ समय बाद यहाँ फिर से एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो ये विधि है स्तंभ कर्तन। ऐसे ही मूल कर्तन, मूल कर्तन स्तंभ कर्तन के समान ही है। वहाँ तने को काटा जाता था, यहाँ पादप की जड़ को काटकर जमीन में लगा दिया जाता है और फिर इससे अपस्थानिक कलिकाएं निकल जाती है जो एक नए पादप का निर्माण कर देती है। उसके बाद दूसरी विधि है दाब लगाना। तो दाब लगाना ये जो विधि है, यानी जिसे अंग्रेजी में हम लेयरिंग कहते हैं। तो इस विधि में स्तंभ अथवा शाखा को मुख्य पादप से बिना अलग किए हुए अपस्थानिक जड़ों के निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है। तो कर्तन में हम नया पादप उगाने से पहले उस शाखा को मूल पादप से अलग कर देते हैं, लेकिन दाब विधि में ऐसा नहीं किया जाता। यहाँ जिस शाखा से नई कलिका हम निकलवाना चाहते हैं वो शाखा मूल पादप से लगी हुई ही रहती है। ये विधि दो तरह की है, टीला दाब और गुट्ठी दाब, या वायु दाब भी कहते हैं गुट्ठी दाब को। तो अब हम दोनों को अलग अलग देखते हैं। तो सबसे पहले टीला दाब विधि। तो इस विधि में तने की झुकी हुई शाखा को जमीन में दबा दिया जाता है। दबाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि एक या एक से अधिक पर्व और पर्व संधियां जमीन में दब जाए और शाखा का शीर्ष भाग है जिस पर पत्तियां लगी हुई है वो जमीन के ऊपर रहे। और कुछ समय बाद जमीन में जो गड़े स्तंभ की पर्व संधियां हैं उससे अपस्थानिक जड़ें फूटने लगेगी और हमें एक नया पादप प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल चमेली। तो एक बार तो इसको हम खुद डायग्राम बनाकर देख लेते हैं। जैसे जमीन पर ये कोई झाड़ी लगी हुई है, तो टीला दाब के लिए सबसे पहली जरूरी चीज क्या है कि वो झाड़ी या उसकी शाखा ऐसी होनी चाहिए जिसे हम मोड़कर जमीन तक ला सके। तो ये जो शाखा थी इसको मोड़कर हम जमीन तक ले आए। यहाँ कम से कम 2 या 3 पर्व संधियां होना चाहिए ताकि किसी ना किसी से शाखाएं निकल सके। ब्लेड द्वारा हम इनकी छाल को यहाँ से हटा देते हैं ताकि शाखा निकलने में आसानी हो। और यहाँ पर पत्तियां लगी हुई जरूरी है। अगर इस शाखा पर पत्तियां नहीं लगी हुई है तो टीला दाब नहीं हो सकेगा और फिर हम यहाँ मिट्टी का एक टीला बना देते हैं। तो इस विधि को हम कहते हैं टीला दाब विधि। उसके बाद अब हम डायग्राम द्वारा इस विधि को समझ सकते हैं। तो इस विधि में हम देख रहे हैं कि जैसे एक पादप की शाखा है, उस शाखा से हमने क्या किया, उस शाखा को मोड़कर जमीन के अंदर हमने डाल दिया। जैसे ही उस शाखा को हमने जमीन के अंदर डाला तो वहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से अपस्थानिक कलिकाएं निकलने लगी और ये एक अब नया पौधा बन गया। जैसे ही यहाँ अपस्थानिक कलिकाएं निकलेगी तो इन दोनों पादपों को हम अलग कर देंगे और अब हमें एक की जगह 2 पादप प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं वायु दाब या गुट्ठी दाब। वायु दाब भी टीला दाब के समान है, पर यह ऐसे पादपों पर होता है जिनकी शाखाओं को मोड़कर हम जमीन तक लेकर नहीं आ सकते हैं। तो अगर इनकी शाखाएं मुड़कर जमीन तक नहीं आ सकती है तो फिर यहाँ पर टीला दाब नहीं किया जा सकता, यहाँ पर गुट्ठी दाब किया जाएगा। तो गुट्ठी दाब में क्या होगा, इसे हम सीधे ही डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं। तो जैसे ये एक कोई शाखा है, इसकी यानी ये कोई पादप है, ये इसकी एक शाखा है, तो इसे हम मोड़कर जमीन तक लेकर नहीं आ सकते हैं। तो हम हवा में ही यानी ऊपर ही क्या करते हैं, इसके यहाँ से जो छाल है वो हटा देते हैं और यहाँ पर कोई रेत या गीली रुई को कपड़े में लेकर बांध देते हैं और इसे लगातार हम पानी देते रहते हैं। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें निकलने लग जाती है। जैसे ही यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें निकल जाती है तो फिर इसे अपने मूल पादप से अलग कर दिया जाता है और जमीन में लगा दिया जाता है। तो इस विधि को हम कहते हैं वायु दाब या गुट्ठी दाब। वायु दाब इसलिए क्योंकि ये कार्य जमीन के अंदर नहीं वायु में हो रहा है, और गुट्ठी दाब इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक गुट्ठी की तरह इसको बांध दिया जाता है। तो ये थी कायिक जनन की 2 विधियाँ, कृत्रिम कायिक जनन की 2 विधियाँ, कर्तन और यानी पहली विधि है कर्तन और दूसरी विधि थी दाब लगाना। अब हम बात करते हैं कायिक जनन की तीसरी विधि रोपण। तो आइए अब हम रोपण के बारे में पढ़ते हैं। तो रोपण में क्या होता है, रोपण में 2 अलग अलग पादपों को हम इस प्रकार से काटते हैं
कि दोनों आपस में जुड़ जाए। तो जैसे ये एक पौधा है और ये दूसरा पौधा है, तो इन दोनों पौधों को हमने बिल्कुल एक समान तरीके से काट दिया। तो जैसे ही हमने इनको काटा, उसके बाद में एक पौधा तो हमें इसका ये ऊपरी भाग मिला और दूसरे पौधे का हमें ये निचला भाग मिला। तो जो ऊपर वाला पौधा है इसको तो हम कहेंगे कलम और नीचे वाले पौधे को हम कहेंगे स्कंद। तो इस कलम को इस स्कंद पर हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और फिर इनको बांध देते हैं और कुछ समय बाद ये एक ही पौधा बन जाता है। इसीलिए इस विधि को हम रोपण या कलम रोपण कहते हैं, क्योंकि स्कंद के ऊपर कलम लगाई जाती है। तो इस विधि में दो अलग अलग पौधों के हिस्सों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वे संयुक्त होकर एक नए पौधे के रूप में वृद्धि कर सके। और ये विधि सामान्यतः हम ऐसे पादपों के लिए काम में लेते हैं जो यानी फल वाले पादप हो। तो अच्छी किस्म के पादप के उस हिस्से को जिसको रोपा जाता है, यानी जो ऊपर वाला भाग होता है जिसे हम किसी दूसरे पादप पर रोपते हैं, तो वो तो होगा कलम। और जो दूसरा पादप है निम्न गुण वाला पादप, जो स्थानीय या मूल पादप है जिसके ऊपर कलम लगाई जाएगी, वो पादप कहलाएगा स्कंद। तो इन कलम और स्कंद दोनों को आपस में कसकर जोड़ दिया जाता है ताकि दोनों की कैम्बियम आपस में जुड़ जाए। और कैम्बियम क्या होते हैं, कैम्बियम विभाजन करने वाले उत्तक होते हैं। तो अगर दोनों की कैम्बियम जुड़ जाएगी तो जब भी ये द्वितीयक वृद्धि करेंगे तो ये दोनों एक साथ द्वितीयक वृद्धि करेंगे और पादप पूरी तरह से जुड़ जाएगा। इसीलिए एक बीजपत्री पादपों में कलम नहीं लगाई जा सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ कैम्बियम नहीं होता। तो यहाँ ये सामान्यतः पुष्प वाले और फल वाले पौधों के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि है। तो कलम रोपण की विधि कई तरह से की जाती है। तो इसके सामान्यतः चार प्रमुख तरीके हैं। जैसे सबसे पहले है विप ग्राफ्टिंग। तो विप ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इस विधि में जो कलम और स्कंद है, सबसे पहली चीज़ तो ये समान मोटाई के होने चाहिए और दोनों में एक समान चीरा लगाया जाता है। यानी दोनों में लगभग एक समान चीरा लगाया जाता है, यानी दोनों में 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाया जाता है। उसके बाद में फिर वी आकार का चीरा लगाते हैं। यानी इनको तो आप ऐसे समझ लो जैसे ये एक पादप का तना है, तो चाहे ये कलम का तना हो चाहे ये स्कंद का तना हो, तो पहले तो ऐसे लंबा चीरा लगाते हैं जो कितना हो गया 5 से 8 सेंटीमीटर का। फिर बना देते हैं वी, तो ये चीरा इस प्रकार का हो गया जिससे कलम और स्कंद दोनों ही ऐसे ही हमें नजर आएंगे। तो ये तो कलम को काटने के बाद कलम ऐसी मिल गई और स्कंद को काटने के बाद स्कंद ऐसी मिल गई। फिर इस कलम को उठाकर स्कंद पर रख देंगे और दोनों को कसकर बांध देंगे और कुछ दिनों बाद इनकी जो कैम्बियम है वो आपस में जुड़ जाएगी। तो यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये जो ग्रीन रंग का है वो है कलम और ये जो ब्राउन है वो है स्कंद। तो दोनों को एक ही तरीके से काटा है, यानी पहले तो बनाया एक 5 से 7 मीटर का चीरा और फिर बना दिया वी और दोनों को आपस में हमने कसकर जोड़ दिया। जैसे ही दोनों को हमने कसकर जोड़ा, अब ये पादप एक ही पादप में बदल गए। तो इस रोपण की विधि को हम कहते हैं विप रोपण। उसके बाद दूसरी जो रोपण की विधि है वो है फच्चर रोपण। तो इसमें स्कंद व कलम का व्यास समान होता है। तो विप रोपण में भी दोनों का व्यास समान होना चाहिए, यहाँ पर भी दोनों का व्यास समान होता है। तो स्कंद में तो वी आकार का चीरा, जबकि कलम में वेज आकार का चीरा लगाकर जोड़ देते हैं। तो यहाँ ऐसे समझ सकते हो जैसे यह है स्कंद कलम वाला पौधा, यह है स्कंद वाला। तो एक में अगर हम ऐसा चीरा लगा रहे हैं तो दूसरे में भी ऐसा चीरा लगाएंगे, लेकिन अब स्थिति क्या हो जाएगी, कलम तो दिखेगा हमें ऐसे वी जैसा या वेज जैसा और जो स्कंद है वो हमें दिखेगा ऐसा। तो दोनों अलग अलग तरीके के हमें नजर आएंगे। जबकि विप रोपण में हम देख रहे थे कि दोनों हमें एक ही तरीके के नजर आते थे। तो इसको हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। जैसे ये तो था कलम, हमने कलम को ऐसे काटा और स्कंद को हमने ऐसे काटा। तो कलम के अंदर हमने स्कंद को फंसा दिया। तो कलम और स्कंद दोनों जब अच्छी तरह से फंस गए तो फंसने के बाद इन्हें कसकर यहाँ से बांध दिया गया और बंधने के बाद कुछ समय बाद ये जुड़ जाएंगे। जैसे इस डायग्राम में तुम देख सकते हो कि एक तो था कलम, उसको ऐसे तिरछा काटा और जो स्कंद था उसमें से खड़ा चीरा लगा दिया और दोनों को कसकर फंसा दिया और फंसाने के बाद इनको बांध दिया।
तो ये विधि कहलाती है फच्चर रोपण। अब जो तीसरी विधि है वो है किरीट या मुकुट रोपण यानी क्राउन ग्राफ्टिंग। तो इसमें स्कंद की मोटाई कलम से बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इस विधि में एक स्कंद पर बहुत सारे कलम लगाए जा सकते हैं। तो जैसे ये यहाँ पर एक मोटा सा तना है, ये इसका स्कंद हो गया, इसमें हम कई सारी कलम है वो इस पर लगा सकते हैं। तो ये क्राउन की तरह हो जाती है, यानी एक ताज की तरह हमें दिखाई देती है। और बाद में यहाँ पर मोम लगा देते हैं, यानी जो ग्राफ्टिंग वैक्स है वो लगा देते हैं। तो यहाँ हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक कलम था, उसको कभी स्कंद पे रोपा गया था और अब ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। तो इसे हम कहेंगे किरीट या मुकुट रोपण। अब जो लास्ट रोपण है वो है कलिका रोपण। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कलिका रोपण में जो कलम है वो एक कलिका की तरह होती है। तो स्कंद में हम क्या करते हैं, तो जैसे ये स्कंद है तो स्कंद में एक चीरा हम ऐसे लगाते हैं और एक चीरा हम ऐसे लगाते हैं। तो स्कंद में हम लगाते हैं टी आकार का चीरा, और इस टी आकार के चीरे में हम क्या करते हैं, कलिका को फंसा देते हैं। और जैसे ही ये कलिका फंसती है फिर इनको कसकर बांध देते हैं, और कुछ समय बाद हमें एक नए पौधे का या एक नया पादप हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस डायग्राम में देख सकते हो कि जैसे ये यहाँ पर एक चीरा ऐसे था, एक चीरा ऐसे था, तो ये टी आकार का चीरा लगाया। तो कलिका रोपण में हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ टी आकार का एक चीरा लगाया, और टी आकार का चीरा लगाने के बाद उसमें हमने इस कलिका को यहाँ पर बांधकर फंसा दिया, और कुछ समय बाद ये दोनों एक ही हो गए। तो ये थे सभी प्रकार के रोपण। तो हमने कौन कौन से रोपण पढ़े, तो सबसे पहले हमने पढ़ा विप रोपण, जिसमें दोनों पर एक समान चीरा लगाकर इन्हें बांध दिया जाता है। उसके बाद में फच्चर रोपण। तो फच्चर रोपण में कलम तो वी आकार का काटा जाता है, जबकि जो स्कंद है उस पर ऐसे सीधा चीरा लगाकर इसको फंसा दिया जाता है। उसके बाद किरीट या मुकुट रोपण। तो कलम छोटे होते हैं, स्कंद बड़ा होता है, और ताज की तरह इसे इनमें फंसा दिया जाता है। उसके बाद कलिका रोपण। तो कलिका रोपण में स्कंद पर एक कलिका की तरह कलम को लगा दिया जाता है। तो ये थी रोपण और रोपण की विधियाँ। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन है उससे हमें क्या लाभ होता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर जनन की जो क्रिया है वो पुष्प द्वारा होती है तो इसमें बहुत अधिक समय लगता है। तो इस समय से बचने का सबसे आसान तरीका है कायिक जनन। तो कायिक जनन से कम समय में अधिक पादप प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा फायदा है, कायिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, ना कोई अर्धसूत्री विभाजन होता है ना कोई निषेचन होता है। तो जो जनकों के आनुवांशिक लक्षण है वो पूरी तरह से अपनी संतति में चले जाते हैं। तो जितने भी पादप प्राप्त होते हैं वो सब आनुवांशिक रूप से अपने जनकों के समान होते हैं, जिससे उपयोगी लक्षणों को हम कई पीढ़ियों तक बनाए रख सकते हैं। बहुत से ऐसे पादप होते हैं जिनके जो बीज हैं उन बीजों में नए पादप के निर्माण की क्षमता नहीं होती है। तो कायिक जनन द्वारा हम उनके बीज जिनमें जनन के निर्माण की क्षमता नहीं है, तो ऐसे पादपों को भी हम कायिक जनन से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो थी हमारी कायिक जनन से संबंधित। वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसी प्रकार की और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।